इनके महेश शर्मा जी तो बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। वो महेश भगत जी के बताते साड़ू भाई भी हैं। वो लगातार वो अगर हारते हैं तो प्रोग्रेस करते हैं। दो बार हारने के बाद उनके होटल बनते जाते हैं। अगर वो जनता के हित के थोड़ी काम कर रहे हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ के लोगों को अस्पतालों के लिए या तो रामनगर जाना पड़ता है या हल्द्वानी जाना पड़ता है, तो इसके बारे में कालाढूंगी में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया विधानसभा का है। मौका मिलता है तो निश्चित ही मैं वहाँ पे बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाऊंगा। आप उन्हीं वोटों को साध रहे हैं इस वक्त, जितने भी जाति के आधार पर हैं उन्हीं वोटों को आप साध? नहीं, मैं लगभग सभी वर्गों में जा रहा हूँ और अच्छे सभी वर्गों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। हर वर्ग में गरीबी है जिनका विकास ही नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, इनके विधायक बने पार्टी तक ही सीमित रहे, आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाए। 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं, और अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो अनुसूचित जाति को कभी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता, तो इस गैप को आप कैसे कम करें? कि जब से कांग्रेस बीजेपी की सरकार है कभी कोई लाभ तो मिला नहीं, खाली झुंझुना देते रहते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन योजना सब उन तक पहुंच नहीं पाती है। तो बसपा में मायावती भी उतनी सक्रिय नजर नहीं आ रही है, तो क्या चेहरा है, कौन चेहरा है इस वक्त जिसके दम पे बसपा इस वक्त चुनाव लड़ने जा रही है? बहन जी लगातार 12 महीने फील्ड पे रहती है, उनका पूरा संचालन चलते रहता है। ये नहीं कि नहीं फील्ड में नहीं दिख रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रेणु सुनीता। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े मुद्दों को हम उठा रहे हैं, जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं और सभी विधायकों और उम्मीदवारों से जाकर हम बात कर रहे हैं। और अभी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपना जोर लगा रही है। उसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी है, उन्होंने भी अपनी 37 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और उनमें से कालाढूंगी क्षेत्र से जिनका नाम निकल कर आया है, जिन्हें टिकट मिला है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सुंदरलाल आर्य जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। धन्यवाद सर, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप किस मुद्दे पर यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या आपकी यहाँ से रणनीति रही? मेरा प्रमुख जो मुद्दे हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी, रोड की जो समस्या 20-22 साल उत्तराखंड बने हुए गए कांग्रेस बीजेपी की सरकार में, अभी तक लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पाई है। क्योंकि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग पिछले वर्ष में फरवरी से लगातार फील्ड में जा रहा हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि कहीं कोई विकास की कोई किरण नज़र नहीं आई। आम जो गरीब है, गरीब की दिनों दिन बढ़ते जा रही है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय है। किसी को शाम को खाने का राशन तक नहीं, किसी के पास तन ढकने के कपड़े तक नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति में उत्तराखंड की स्थिति हो चुकी है 22 साल में, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की सरकार में लगातार ये अपना ही विकास करते रहे, जनता की तरफ को इन्हें कभी देखा ही नहीं। अगर ये 25% भी शायद गरीब जनता के लिए सोचते तो निश्चित विकास का कुछ न कुछ दिखता। 2000 तक दोबारा बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पार्ट रहा है। बहन मायावती जी ने उत्तराखंड में 4 जिले बनाए हैं। सबसे पहले उधम सिंह नगर 1995 बनाया, उसके बाद फिर चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, कई तहसील, ब्लॉक, रोड है, अंबेडकर गांव, रोड, बिजली, पानी की समस्या, जो मूलभूत सुविधाएं थी उत्तराखंड के दी। जो उत्तराखंड के पार्ट था वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था। पर्वतीय विकास मंत्रालय भी अलग से यूपी के टाइम में यहाँ बनाया था, जिसमें काफ़ी विकास भी हुआ था उत्तराखंड में। बहन जी ने कई जिलों में जाके दौरे भी किए थे उस दौर में, यूपी के टाइम में। उसके बाद जो 4 जिले जो उसी दौर में बने, उसके बाद उत्तराखंड में दोबारा कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनी। बीजेपी को तो 2 साल गिफ्ट में ही मिले थे, उत्तराखंड अलग हुआ था, तो 12 साल बीजेपी का कार्यकाल हो चुका है। उसमें बीजेपी कोई ऐसा विकास नहीं कर पाई जितना कांग्रेस कर पाई। ये लोग लगातार इनके जो आते हैं चुनाव टाइम में कहते हैं कि 56 घोटाले कांग्रेस ने कर लिए, 54 घोटाले बीजेपी ने कर लिए। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले कांग्रेस को दोष देते हैं और कार्रवाई कोई नहीं करता है। आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? सर, आप कालाढूंगी की अगर हम बात करें तो कालाढूंगी क्षेत्र में आप कैसे जनसंपर्क इस वक्त बना रहे हैं, कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसके बारे में हम लोग 5 लोगों की टीम के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। पूर्व से भी कर ही रहे हैं, लगातार हम लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अपना विधानसभा लगभग कवर कर चुके हैं। हम अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं और लगता है कि इस बार जनता का मूड बदला हुआ है। कांग्रेस बीजेपी से जनता काफ़ी नाराज़ है, वो इसलिए इस वक्त बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी की जो यहाँ पे वोट बैंक है बहुत अच्छी तादाद में है। 1,70,000 वोट है, लगभग 70,000 उसमें बहुजन समाज पार्टी का कैडर का वोट है। और निश्चित क्या आप उन्हीं वोटों को साध रहे हैं इस वक्त, जितने भी जाति के आधार पर हैं उन्हीं वोटों को आप साधने की कोशिश? नहीं, मैं लगभग सभी वर्गों में जा रहा हूँ और सभी वर्गों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है, क्योंकि हर वर्ग में गरीबी है जिनका विकास ही नहीं हुआ। क्योंकि बड़ी पार्टियां हैं, इनके विधायक बने, इन्होंने अपने पार्टी तक ही सीमित रहे, आम जनता तक पहुँच ही नहीं पाए। शायद उनकी समस्या तक निदान कर दिए होते तो आज ये नौबत नहीं आती।
जनता बदलाव। तो आप जैसे कि हम जानते हैं कि आप भीमताल क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के क्षेत्र पंचायत आप वहाँ से लड़े हैं, तो आप अभी कालाढूंगी में आए हैं, तो कालाढूंगी की क्या समस्याएं हैं जिनको आप मेन मुद्दा बनाकर चुनाव में नहीं, मेरा विधानसभा क्षेत्र कालाडूंगी है, क्योंकि हमारी जो कालाडूंगी विधानसभा है, जेलीकोट चोपड़ा लास्ट होता है, उसी विधानसभा के अंदर हमारा सूर्या गाँव ग्राम सभा पड़ती है। मैं इसी विधानसभा में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा 14 से 19 तक। क्योंकि मैं जब क्षेत्र पंचायत रहा तो मैंने कई विकास के काम किए हैं। जिलाधिकारी महोदय जो दीपक राव जी रहे थे, उनके भी अपने जब क्षेत्र पंचायत का एरिया था तो 3-4 दौरे करवाए थे अपने क्षेत्र में, और उनके द्वारा काफ़ी विकास भी हुआ था उनके आने से। भदुनी वाला मोटर मार्ग जो कभी नहीं बन पा रहा था, तिवाड़ी जी की सरकार में सैंक्शन हुआ था, वो रोड बन नहीं पाया था। जब हम क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, अपने हमारे ब्लॉक प्रमुख गीता भी जी थी, तो हम लोगों के प्रयास से भदुनी वाला मोटर मार्ग बना, कटिंग हुई। तो उसके बाद जब रोड कट के तैयार हो गया तो बीजेपी वाले सांसद और विधायक फ़ोटो खिंचवाने सबसे पहले आए। लेकिन अभी भी उसके बाद हमारे ब्लॉक की तरफ से वहाँ गेट भी बनाया कि हम लोगों ने प्रयास करा था दीपक राउत जी के द्वारा, वो पहली बार वहाँ कोई डीएम को लेके गए थे हम लोग, तो निश्चित उससे बहुत परिवर्तन हुआ था, विकास हुआ था वहाँ पे भदुनी ग्राम सभा। तो 2012 में कालाढूंगी विधानसभा बनी है, जिसके बाद से यहाँ के विधायक बंशीधर भगत जी रहे हैं, तो आप किस तरह से यहाँ के जनता को एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरह से आप जनता तक पहुँचेंगे? क्योंकि यहाँ जो कांग्रेस है वो भी महेश शर्मा को उठा रही है, जिन्होंने पिछले बार 25,000 वोट से यहाँ पे लिए थे निर्दलीय लड़कर, अब वो कांग्रेस के साथ है। तो क्या बसपा अगर आती है तो क्या वो काटेगी वोट इनमें से किसी का? देखिए, महेश शर्मा जी दोबारा निर्दलीय लड़े, 10,000-11,000 वोट तक सीमित रहे, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का इनके महेश शर्मा जी तो बीजेपी को जिताने का काम करते हैं। वो महेश भगत जी के बताते साड़ू भाई भी हैं। वो लगातार वो अगर हारते हैं तो प्रोग्रेस करते हैं, 2 बार हारने के बाद उनके होटल बनते जाते हैं। अगर वो जनता के हित के थोड़ी काम कर रहे हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा मकसद तो गरीब जनता, जो सताए हुए लोग हैं, गरीब हर तबका हर वर्ग में है, उनके विकास के लिए बिजली, पानी, रोड और एजुकेशन की व्यवस्था, स्कूलों की व्यवस्था सुधारनी है, हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, जो स्वास्थ्य सुविधा, गरीबों को तो सरकारी हॉस्पिटल का मार्ग देखना पड़ता है। कालाढूंगी विधानसभा की तो वहाँ एक बड़ा मुद्दा जो हम लोगों से बात करके आए हैं, उनका एक मुद्दा है कि अस्पताल वहाँ पे ढंग से नहीं बनाए गए हैं। वहाँ के लोगों को अस्पतालों के लिए या तो रामनगर जाना पड़ता है या हल्द्वानी जाना पड़ता है, तो इसके बारे में आपका? बिल्कुल, ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। वहाँ पे कालाढूंगी में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा एरिया विधानसभा का है। कोटाबाग से भी आगे पर्वतीय क्षेत्र से लोग आते हैं, उनको नज़दीकी फर्स्ट एड मिलनी चाहिए और अच्छा हॉस्पिटल की व्यवस्था। अगर मुझे मौका मिलता है तो निश्चित ही मैं वहाँ पे बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया हॉस्पिटल की व्यवस्था करवाऊँगा, और एक कॉलेज की व्यवस्था कराऊँगा जहाँ पे बच्चे हमारे रामनगर न जाएँ, हल्द्वानी न जाएँ, तो उनको वहीं पर आके व्यवस्था बन जाए। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, जो लोग वहाँ पर एजुकेशन अच्छी प्राप्त कर सकते हैं, उस पर मेरा फोकस रहेगा। तो सर, यहाँ कालाढूंगी क्षेत्र में जो कुल पॉपुलेशन है उसमें से 19% अनुसूचित जाति के लोग हैं, और अगर बात करें रिप्रेजेंटेशन की तो अनुसूचित जाति को कभी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, तो इस गैप को आप कैसे कम करेंगे? अनुसूचित जाति का तो जब से आज़ादी के बाद मुझे लगा कि जब से कांग्रेस बीजेपी की सरकार है, कभी कोई लाभ तो मिला नहीं। ये लोग खाली झुंझुना देते रहते हैं, आज ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन योजना सब उन तक पहुंच नहीं पाती है, क्योंकि करने वाले लोग और पहुंचाने वाले यही लोग होते हैं, तो ये करते नहीं हैं। चुनाव में जो आज चुनाव की व्यवस्था जो चरमराई हुई है, और अभी जो नया जो सिस्टम जो आया, मुझे चुनाव आयोग का धन्यवाद भी करता हूँ। अगर ऐसी सख्ती रही तो निष्पक्ष चुनाव होगा तो निश्चित ही बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। और क्योंकि इससे पूर्व में कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने चुनाव को इतना महंगा कर दिया था, चुनाव खरीद फरोख्त का चलता था, ये लोग शराब और पैसे में लोगों को खरीद के भीड़ इकट्ठा करते थे, वो सिस्टम खत्म हो गया। इसके चुनाव आयोग का हम धन्यवाद करते हैं। अगर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष जो है शराब की, आजकल कई जगह गाड़ियाँ पकड़ी जा रही, तो ये कांग्रेस बीजेपी के लोग शराब की व्यवस्था कर रहे हैं, गरीब जनता को फिर से उसमें दलदल में झोंक रहे हैं नशे के, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। चुनाव आयोग ने इस पर सख्त कड़ाई से कदम उठाना चाहिए, और निश्चित है अगर फ्रेश ईमानदारी से चुनाव होगा तो अच्छे लोग चुन के आएंगे, और गरीब से गरीब लोगों को मौका मिलेगा कि विधानसभा तक पहुँच सकता है। तो इस वक्त जैसे भाजपा इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर लड़ रही है, तो इस वक्त बसपा में मायावती भी उतनी सक्रिय नज़र नहीं आ रही हैं, तो क्या चेहरा है, कौन चेहरा है इस वक्त जिसके दम पे बसपा इस वक्त चुनाव लड़ने जा रही है? बहन जी लगातार 12 महीने फील्ड पर रहती है,
उनका पूरा संचालन चलते रहता है। ये नहीं है कि नहीं फील्ड में नहीं दिख रही है। वो पूर्व में भी आपने बीच में देखा 9 अक्टूबर वाली लखनऊ में बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें 25 लाख के लगभग जनता वहाँ पे थी। मैं भी खुद वहाँ पे मौजूद था। बहन जी के बिना बुलाए से ही उतने लोग पहुँच चुके थे। अगर जब बहन जी का बुलावा होता है तो उत्तर प्रदेश का जो रमाबाई अम्बेडकर पार्क है वो सबसे बड़ा है। वो उस पार्कों के भरने का सिर्फ बहन जी की सरकार पार्टी की रैली ही कर सकती है और किसी की पार्टी उसमें भर नहीं सकती जनता इतनी। बहन जी की जो रैलियाँ होती है उसमें जनता स्वयं ही जाती है और लोग अपनी पार्टियों में पैसा लेके 200, 400, 500 रुपये लेके जाते हैं। लेकिन बसपा की रैलियों में कभी आपको भाड़े की भीड़ नहीं आएगी। वहाँ जेन्युइन लोग आते हैं और निश्चित है बहन जी बहुत काम कर रही है, पूरा फील्ड कर रही हैं। लगातार उनका संगठन काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पंजाब में हो, 5 राज्यों में जहाँ जहाँ जो चुनाव हो रहे हैं सब लगे हुए हैं लोग। कोऑर्डिनेटर लोग पूरे प्रदेशों को संभालने मोर्चा लिए हुए हैं क्योंकि निश्चित है कि इस बार जो रिजल्ट आएगा कि उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री की बनेंगी और उत्तराखंड में भी हमारे बस बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती है और पंजाब में तो गठबंधन की सरकार निश्चित बननी है। तो अंत में सर एक लास्ट मैसेज कि अगर बसपा चुनाव लड़ने जा रही है तो आप अगर कालाढूंगी से लड़ते हैं तो किन किन मुद्दों पे आप ध्यान देंगे वो जनता मेरे मेन मुद्दे यही हैं कि मैं गरीब लोगों को रोड, बिजली, पानी और स्वास्थ्य और एजुकेशन पे फोकस लेके चल रहा हूँ। जिनको अभी तक कोई और जितने भी हर वर्ग में जो गरीब असहाय लोग हैं जिनको अभी विकास की कोई किरण नहीं मिल पाए, सरकार की कोई योजना को लाभ नहीं मिला, अगर मुझे मौका मिलेगा निश्चित आपको बहुत परिवर्तन 1 साल के अंदर देखने को मिलेगा। जी तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कालाढूंगी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें टिकट दिया है सुंदरलाल आर्य जी। तो आप यूं ही हमारे इस उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की कड़ी में जुड़े रहिए। हम आपको ऐसे ही उम्मीदवारों से मिलाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे उत्तराखंड में हो रही इस वक्त की हलचल। देखते रहिए JJN न्यूज़। नमस्कार।